हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि कल हम लोगों ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत अच्छे वे में और बहुत इजी वे में कवर कर लिया था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो अगला एक्ट है हमारा वो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 है। 1781 का जो अमेंडिंग एक्ट है ये क्यों लाया गया इसके बारे में जानते हैं। तो जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थीं, कुछ खामियां थीं, उनको दूर करने के लिए ये अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया। इस एक्ट को हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें चीज़ें क्या क्या हुई। तो पहला चीज़ तो ये हुआ कि जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ था उसके कुछ पावर को कम किया गया, उसके कुछ पावर को क्या किया गया, यहाँ पे छीना गया। पहला तो ये हुआ, पहला बात ये बोला गया कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी काउंसिल है, अगर वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं, अगर वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनसे कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता और उन पे कोई केस दायर नहीं कर सकता। कहने का बस इतना सा मतलब है कि अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर होते हैं उनका भी कंडीशन कुछ ऐसा ही होता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने काउंसिल मिनिस्टर की सलाह पे अगर कोई काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई भी केस दायर नहीं कर सकता, न तो उससे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ठीक यही कंडीशन यहाँ पे गवर्नर जनरल और काउंसिल के केस में है। दूसरा बात ये बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी हैं, अगर वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का काम कर रहे हैं, अगर अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, तो उनसे भी कोई सवाल जवाब जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं कर सकता। और तीसरा ये बोला गया कि रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ों पर भी सुप्रीम कोर्ट न कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। तो पहला तो ये हुआ, इस चीज़ से सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। दूसरा ये हुआ कि जो कलकत्ता के लोग थे, जो कलकत्ता के आम नागरिक थे, उन पे सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार होगा कि अगर कोई केस हिंदू का आता है तो उसे हिंदू लॉ के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई केस मुस्लिम का आता है तो उसे मुस्लिम लॉ के हिसाब से सॉल्व किया जाएगा। मतलब कि कलकत्ता के रहने वाले जितने भी लोग हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार होगा। तीसरी चीज़ ये हुई कि अगर कोई केस प्रोविंशियल कोर्ट के विरुद्ध अपील करता है तो वो केस सुप्रीम कोर्ट न जाके वो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास जाएगा। कहने का बस इतना सा मतलब है कि आपको पता है कि अगर आप कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर जा रहे हो अपील करने तो वो जाता है हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में अगर आप अपील करते हो तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर अगर प्रोविंशियल कोर्ट के विरुद्ध कोई अपील आप कर रहे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट न जाके वो कहाँ जाएगा, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास जाएगा। और चौथा चीज़ ये बोला गया कि प्रोविंशियल कोर्ट वो उसकी काउंसिल से रिलेटेड कोई भी नियम बनाना हो तो वो कौन बनाएगा, वो गवर्नर जनरल और उसकी क्या बनाएगी, उसकी काउंसिल बनाएगी। तो ये चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़े, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या क्या हुआ वो देखते हैं। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट नाम पढ़ने का बस इतना सा रीज़न है कि उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो विलियम पिट्स थे, जिन्होंने इस एक्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए उनके नाम पे इसको बोला गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो अब इसमें क्या क्या हुआ, तो आप सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़े थे, उसको हम क्या पढ़े थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था कौन, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक कर्मचारी होता था और वो कहाँ बैठता था, ब्रिटिश और लंदन में। और वो सारी चीज़ों को देखता था, वो पॉलिटिकल चीज़ों को भी देखता था, वो कमर्शियल चीज़ों को भी देखता था। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यहाँ पे ये बोला गया कि नहीं भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं, अगर आप यहाँ व्यापार करने आए हो तो आप व्यापार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, कॉमर्शियल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को आप देखोगे, आप पॉलिटिकल चीज़ों को नहीं देख सकते। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दो लोगों का शासन आया। कहने का ये है कि एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल
और एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक होते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एक कर्मचारी, अपने एक अधिकारी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के भेजा, और इन दोनों के काम को यहाँ पे क्या किया, डिवाइड किया। बोला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो सिविल से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड और मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, जो कि ब्रिटिश सरकार का आदमी होगा। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर केवल क्या देखेगा, कॉमर्शियल चीज़ें देखेगा। ये कौन होगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक मालिक होगा। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल पावर था उसको पूरी तरह से यहाँ पे क्या कर लिया, छीन लिया। तो यहाँ पे जो दो चीज़ें अलग हुई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इसी को क्या बोला गया, द्वैध शासन बोला गया। कि यहाँ पे जो अब कंपनी का शासन है वो दो लोग करेंगे, कौन कौन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बता चुका हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना आदमी होगा, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक आदमी होगा। तीसरी चीज़ ये हुआ कि पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ राज्य करती थी, जहाँ शासन करती थी, उसको बोला गया ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। और दूसरा ये हुआ कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना देने से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य हैं और उसके प्रशासन पर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्या कर लिया गया, कंट्रोल कर लिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी पे ये सब कर क्यों रही है। इसका बस इतना सा कारण था कि इसी टाइम में अमेरिकी क्रांति चल रही थी, और वहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसा ही हुआ था कि ब्रिटेन के लोग अमेरिका में गए अपना व्यापार करने, और धीरे धीरे वहाँ पे क्या करने लगे, शासन करने लगे, और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट को टाटा बाय बाय बोल के बोले कि हम लोग यहीं के हैं। तो यही डर कहीं न कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ये भी लगने लगा था कि कहीं ऐसा भारत में भी ना हो जाए, इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पर पूरी तरह से क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। अब आगे नेक्स्ट एक पढ़ते हैं 1786 का 1786 का अधिनियम पढ़ते हैं, एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या हुआ, तो इसमें ये हुआ कि सबसे पहले तो इस एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की दो शर्तें थीं। पहली शर्त तो ये था कि उसने बोला कि मुझे ऐसा पावर दो, मुझे ऐसा वीटो पावर दो कि जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है, मैं अगर वो कुछ चीज़ों के लिए मना कर रही है फिर भी मैं वो चीज़ें कर पाऊँ, मतलब मैं गवर्नर जनरल की निर्णयों को क्या कर सकूँ, ठुकरा सकूँ, तब मैं इस पद पर आऊँगा। और दूसरा ये बोला कि मुझे कमांडर इन चीफ बनाओ। तो ये दोनों शर्तें मानने के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1786 के एक्ट में यही हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आगे हम चलते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पे। इसमें क्या क्या हुआ, तो इसमें ये हुआ कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला था कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके खिलाफ मैं कुछ फैसला कर सकूं, वो चीज़ क्या है, अब सभी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। सभी गवर्नर जनरल, चाहे वो प्रोविंशियल के हों चाहे वो सेंट्रल के हों, सभी गवर्नर जनरल ने बोला कि हम लोग को भी वो पावर दो कि हम अपनी काउंसिल की बात को ठुकरा के कुछ अपना अलग से फैसला कर सकें। तो ये वीटो पावर जो है सभी गवर्नर जनरल को दे दिया गया। दूसरी बात ये हुआ कि जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे उन पे नियंत्रण किसका हो गया था, बंगाल के गवर्नर का। तो अभी कुछ ऐसे पावर थे जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर के पास, लेकिन इस एक्ट के अंतर्गत वो सारी पावर को क्या कर लिया गया, बंगाल के गवर्नर को देके इनका छीन लिया गया। तीसरा बात ये हुआ कि अब ये हो गया था कि जो 1793 के एक्ट तक आते आते ये हो गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अकेले का अधिकार था कि वो भारत में जाके व्यापार कर सकती है। तो ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऐसा तो था नहीं कि ब्रिटिश में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही बहुत बड़ी कंपनी थी, वहाँ पे और भी बहुत बड़ी कंपनियाँ थीं। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मांग करने लगे कि हमको भी भारत में व्यापार करने का मौका दिया जाए। तो इस चीज़ को लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत दबाव आने लगा। लेकिन अब क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी पावरफुल थी, तो उसने बोला कि आपने हमारा पॉलिटिकल फंक्शन तो ख़त्म कर ही दिया, अब हमारा बच गया बस कमर्शियल फंक्शन।
तो आप हमें एक 20 वर्षों के लिए एक और चार्टर बनाओ ताकि हम 20 वर्षों के लिए सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सके। तो इसमें क्या किया गया कि जो उनके व्यापार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। चौथी चीज़ क्या हुआ, चौथी चीज़ ये हुआ कि कमांडर इन चीफ का एक अलग पद होगा, मतलब गवर्नर जनरल और उसकी 4 काउंसिल के अलावा कमांडर इन चीफ का पद होगा। और पांचवा चीज़ ये हुआ कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपना आदमी बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और उसके सदस्य जो भी कर्मचारी रहे होंगे उनको सैलरी कहाँ से दिया जाएगा, वो भारत के राजस्व से उनको सैलरी दिया जाएगा। तो आज हम लोगों ने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 तक कवर कर लिए। आप लोग बताना आप लोग को आज का ये लेक्चर कैसा लगा, और आगे हम कल से फिर 1813 से स्टार्ट करेंगे जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।